गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा लेक्चर है ये भी हमारा क्यूबिकल स्केलेटल नेटवर्क के ऊपर में है, या जिसे हम 12 वायर रेसिस्टेंस सर्किट या नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स आपको और बताए हैं। जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं उनमें हमने आपको बताए थे कि किसी भी क्यूब में अगर हमें डायगोनली अपोजिट पॉइंट के अक्रॉस अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड में हमने करा था कि क्यूब के किसी भी एज के अक्रॉस जो 2 एंड पॉइंट है, उस 2 एंड पॉइंट के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और आज जो हम लोग कर रहे हैं वो बेस जो हमारा स्क्वायर बेस होता है, क्यूब का जो बेस होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। उसके बेस के डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको एक डिफरेंट मेथड समझाने वाला हूं। इस लेक्चर में हम प्रीवियस दोनों लेक्चर से समथिंग डिफरेंट करेंगे। इसे आज हम सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर को करने से पहले, इसको समझने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर जो मैंने करवाए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, ऐसा प्रॉब्लम जिसमें सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। 2 तरीके की सिमेट्री होती है, मैंने पढ़ाया था आपको। एक होती है मिरर सिमेट्री और दूसरी होती है फोल्डिंग सिमेट्री। इस दोनों के ऊपर हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स किए थे, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन किए थे। वहां से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही आप इस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट द क्लास। ओके, तो लेट अस ड्रॉ फर्स्ट अ क्यूब। एक क्यूब पहले ड्रॉ करते हैं जिसके हर एक एज पे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये रहा हमारा क्यूब, और जैसा कि हम देख रहे हैं इस क्यूब के हर एक एज पे हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है। इसके हर एक एज पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड। ठीक है, इसके हर एक पॉइंट का मैं नेमिंग कर देता हूं। यहां मैं आज नेमिंग कुछ डिफरेंट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और दिस वन इज आवर 8। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड में टोटल 8 वर्टिसेस, 6 एजेस और 12 फेसेस। ठीक है, ये होता है एक क्यूब में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हर एक रेजिस्टेंस जो है वो आइडेंटिकल है और हर एक का वैल्यू R ओम है। ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो R ओम है। अब सपोज करो यहां मुझे क्वेश्चन में दे देगा कि बेस या किसी भी फेस, बेस कह लो, बेस यानी जिसके ऊपर में, जिस फेस के ऊपर में ये क्यूब टिका हुआ है, तो ये क्यूब जो है ये इस फेस के ऊपर टिका हुआ 1 2 8 7। ठीक है, तो इस फेस के डायगोनली अपोजिट कोई भी 2 पॉइंट 2 और 7, चाहे 1 और 8, इनके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये है आज का हमारा लेक्चर क्यूबिकल रेजिस्टेंस का। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, और यहां आज हम फाइंड कर रहे हैं फाइंड R इक्विवेलेंट। स्पेस के लैकिंग में मैं पूरा इंग्लिश वाला लाइन नहीं लिख रहा हूं। R इक्विवेलेंट मैं 2 और 7 के बीच में फाइंड कर रहा हूं, और जो 2 और 7 के बीच में आएगा वही 1 और 8 के बीच में आएगा। ठीक है, किसी भी फेस के 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट के अक्रॉस वही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो सेम है, आइडेंटिकल है। क्लियर?
तो चलो इसे मैं सिमेट्री के हेल्प से सॉल्व करता हूं। तो बच्चे याद करो, मैंने दो तरीके की सिमेट्री पढ़ाई थी, मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री। दोनों सिमेट्री में लगाऊंगा इसमें, ठीक है। तो पहले इसे फोल्डिंग सिमेट्री से करते हैं। तो जैसे ये 2 और 7 है, इसके अक्रॉस हमें निकालना है। तो ये हमारा हो गया 2 और ये 7। ध्यान से देखो बच्चे, मैंने दो तरीके की सिमेट्री मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, और दो तरीके की सिमेट्री जो थी वो थी एक मिरर सिमेट्री, जिसमें क्या होता था कि जिस दो पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उस दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर हम एक सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री स्केच करते थे, जिसके लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता था, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ाया था आपको फोल्डिंग सिमेट्री, जिसमें जिस दो पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसी लाइन के अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री स्केच किया जाता था, और लोअर पार्ट और अपर पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होता था, जिसमें क्या होते थे कि नीचे वाले जितने भी वर्टेक्स होते थे जो ऊपर वाले वर्टेक्स पे ओवरलैप होते थे, उन दोनों का पोटेंशियल सेम होता था। मेरे बोलने से आपको और ज्यादा क्लियर नहीं होगा जब तक कि आप लेक्चर को जाकर के रिवाइज ना कर लो, और अगर आपके माइंड में है, आपके मेमोरी में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो यहां सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करता हूं बाय द मेथड ऑफ फोल्डिंग सिमेट्री। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा फोल्डिंग सिमेट्री के हेल्प से। तो 1 और 7 के क्रॉस हमें निकालना है, ये रहा 1 और ये रहा हमारा 7, ये 1 और 7 के क्रॉस हमें निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, ठीक 2 और 7 के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने एक लाइन यहां से ज्वाइन कर लिया। तो चूंकि ये क्यूब है, क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, तो इस क्यूब में 2 और 7 के अलोंग ही एक ऐसा प्लेन हम इसमें इंसर्ट करें जो इसे दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करे जिसका एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज हो जाए। इसको थोड़ा फील करो, ठीक है। 2 और 7 के अलोंग एक ऐसा इसके बीच में प्लेन को इंसर्ट करो, एक इस तरीके का प्लेन को डालो जिस प्लेन का इस तरफ का हिस्सा और उस तरफ का हिस्सा दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा प्लेन डाल दिया इसमें, ठीक है। मैंने एक कुछ इस तरीके का प्लेन इसमें डाला, ऐसा ही प्लेन। एक इस तरीके का मैंने प्लेन इसमें इंसर्ट किया, इसको फील करो बच्चे, जितना फील करोगे आप उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। कुछ इस तरीके का प्लेन मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब इस प्लेन का वो तरफ और ये तरफ दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज। तो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता था, मैंने बताया था, जैसे 2 और 7 के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसी लाइन के अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई जाती है। और मिरर सिमेट्री जो होती है उसमें जिस लाइन के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है उसके परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री स्केच की जाती है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाकर के देखो, वहां सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है। तो इसका उस तरफ वाला हिस्सा जो बोर्ड के तरफ है और एक जो मेरे तरफ है, ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। और अगर ऐसा है सिमेट्रिकल, तो इस पॉइंट, दिस मार्कर इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग। तो ये जो हमारा पॉइंट है 1 और ये जो हमारा पॉइंट है 8, फिर देखा जाए तो ऊपर में जो ये हमारा पॉइंट है 1, 6 और 4, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। सिमिलरली पॉइंट 1 और पॉइंट 8 का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 8 का पोटेंशियल सेम है, और पॉइंट 6
और 0.4, इस दोनों का पोटेंशियल सेम है। लिख लो, थोड़ा और तुम्हें आसानी रहेगा। पोटेंशियल ऑफ 0.6, जैसा कि मैंने पढ़ाया था आपको फोल्डिंग सिमेट्री में, 6 और 4 का पोटेंशियल सेम है। और किसका? 1 और 8 का पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल ऑफ 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 8। थोड़ा 3D फिगर है, इसको आप समझने का कोशिश करो। कुछ इस तरीके का क्यूब बना लो, समथिंग लाइक दिस। आप अपने घर में ऐसा कर सकते हो। यहां तो कैमरे के सामने इतना विजिबल नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल क्यूबॉइड है, ठीक है। सपोज इमेजिन कर लो या फील कर लो, अपने माइंड में सेट कर लो कि ये एक क्यूब है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट जहां मैंने अंगुली लगा है, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस आपको निकालना है। आई बात समझ में? इस दोनों पॉइंट के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो प्लेन जो कैसा जाएगा? प्लेन थोड़ा सा तिरछा जाएगा, है ना? प्लेन थोड़ा सा तिरछा जाएगा। यहां दिख रहा होगा ना क्लियरली, ठीक है। आप घर पे इसे ऐसे कंटेनर में आप प्रैक्टिस करके देखना। चलो, तो देखो 6 और 4 सेम पोटेंशियल पॉइंट पे है, और जो सेम पोटेंशियल पॉइंट है उसको हम आपस में जोड़ सकते हैं। और ये 0.1 और 0.8, इससे तो प्लेन ही पास कर रहा है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। सेम 5 और 3 से तो प्लेन ही पास कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं क्या क्या हमारा। सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। यहां एक है पॉइंट हमारा 5, ठीक, और यहां पे है 0.3, ठीक है। और क्लियर? यहां नीचे मैं ले लेता हूं, यहां पे है 0.7 और यहां है पॉइंट नंबर 2, ठीक है। 5 और 7 से एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, 2 और 3 से एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक। चलो, अब अगर हम देखते हैं यहां पे, तो 7 और 8 और 7 और 1, ध्यान से देखना, ये 7 और 8, ठीक है। चलो, ऐसा अगर करो, मैं इस फिगर को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। यहां 8 ले लेते हैं और यहां 4 ले लेते हैं। तो देखो 7 से 8 में एक कनेक्टेड है, रेसिस्टेंस R कनेक्टेड है। 8 से लेकर के 2 में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। फिर से देखो 7 और 1 में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, लेकिन 1 और 8 का पोटेंशियल जो है वो सेम है। वहां से देखो 1 और 8 का पोटेंशियल सेम है, फोल्डिंग सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट से। तो हम क्या करेंगे, 7, ठीक, इसको तुम 1 कह लो चाहे 8 कह लो, क्योंकि ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अगेन अब देखो 8 और 2 में एक कनेक्टेड है, तो कनेक्ट तो हमने कर दिया है 8 और 2, ठीक है। और सेम 1 और 2 में भी कनेक्टेड, तो ये 1 था और ये 2। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री से ही कर रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, इतना करने का जरूरत भी नहीं है।
चलो अब ऊपर चेक करते हैं। 5 और 4 में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, कर लो, ठीक है। 4 और 3 में क्लियरली हमको दिख रहा है कनेक्टेड, कर लिया। इसके बाद देखो 5 और 6 में है, लेकिन 6 और 4 जो है वो इक्यू पोटेंशियल पॉइंट, तो हम इसका नाम ऐसे कर सकते हैं बच्चे, ये 4 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और 6 को भी। ये जो पॉइंट है 4 और 6 दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल जो है वो क्या है, सेम है। तो 5 और 6 में एक कनेक्टेड है, कर लो यहां पे कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद चलो चेक करते हैं 6 और 3 में कनेक्टेड है बच्चे, दिख रहा है 6 और 3 में कनेक्टेड, ये सेम पॉइंट है जो 4 और 6 दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 4 और 6 ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। आप निकाल भी सकते हैं, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है, प्रीवियस लेक्चर में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन क्यूबिकल स्केलेटल नेटवर्क का लेक्चर नंबर 2 में ये चीज बताया गया है कि कौन से 2 पॉइंट का पोटेंशियल हम सेम लेंगे। मैंने प्रूव करके भी बताया है, और मैंने 2 पॉइंट के बीच में, सर्किट के किसी 2 पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना भी बताया है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चे, ये हो गया आपका। चेक करो तो कितना रेसिस्टेंस आपने कनेक्ट कर लिया, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ठीक है। स्टिल 2 मोर आर लेफ्ट, 2 अभी भी और रह रहे हैं, और वो 2 कौन कौन रह रहे हैं तो चेक करो, देखो अब कौन कौन सा रह रहा है, 4, 2 6, 2 8, 2 10, ये तो लग गए। अब देखो ये 2 कौन कौन से रह रहे हैं हमारे, 5 और 7 के बीच में आपने लगा दिया, 1 और 6 के बीच में रह रहा है, 1 और 6 के बीच में रह रहा है, तो ये रहा हमारा 1 से मैंने खींचा वायर, और 6 के, और कौन सा रह रहा है, एक तो 1 और 6 में रह रहा है, और एक 2 और 3 में रह रहा है, वो तो लग गया। 8 और 4 में रह रहा है, 8 और 4 यही तो है, लगा दिया। अब बताओ, अब इस सर्किट को सॉल्व करना कौन सा बड़ा बात है, बताओ, ठीक है। अब इस सर्किट को हम इजीली में सॉल्व कर सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया। आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस मोर। हमने क्या करा कि ये हमारा क्यूब है, आप घर पे इस तरीके का कार्डबोर्ड का बना लो, चाहे यही ले लो, ऐसा कुछ कंटेनर जो क्यूबॉइडियल शेप का हो, इसे क्यूब इमेजिन करो, और उसके बाद जो है उसे सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है। ठीक है बच्चे, मैं यहां बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूं, आप घर पे इसे क्यूब इमेजिन करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पे सारा पॉइंट का नेमिंग कर दिया, 2 और 7, यानी किसी भी फेस, कोई भी फेस, 6 फेस होते हैं, 6 फेसेस आर देयर, उसमें से कोई एक फेस आपको सिलेक्ट करना है, और उस एक फेस के किसी भी डायगोनली अपोजिट पॉइंट, जैसे मैंने यहां 2 और 7 लिया, तो एक ऐसा प्लेन अंदर इंसर्ट कराओ 2 और 7 के अलोंग ही, एक ऐसा प्लेन इसके अंदर में डालो जिस प्लेन का जो उस तरफ का पार्ट है और इस तरफ का पार्ट है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाए। और जैसा कि आपको पता है, जिस 2 पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, अगर उसी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लाइन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, यहां प्लेन है क्योंकि 3D फिगर है, वो सारे 2D फिगर होते थे, जो सर्किट होते थे वो 2 डायमेंशनल फिगर होते थे, इसलिए वहां लाइन खींचते थे, यहां प्लेन ले रहे हैं, तो प्लेन का उस तरफ का पार्ट और इस तरफ का पार्ट दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। तो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता था, पोटेंशियल देखते थे, और मिरर सिमेट्री में करंट देखते थे। इसे हम मिरर सिमेट्री से भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, आप ट्राई करना मिरर सिमेट्री से।
6 और 4 का पोटेंशियल सेम होगा और 1 और 8 का पोटेंशियल सेम होगा। आई बात समझ में? अच्छा, और जहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर रहा है, कहां से गुजर रहा है? 5 से, 7 से, 3 से, 2 से, तो इनके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने दोनों एंड पे अपना बना दिया इसको, 5, 3, 7 और 2। ठीक, इसके ठीक बीच में आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है? ऊपर में 4 दिख रहा है और नीचे में प्लेन ऑफ सिमेट्री के बीच में 4 और 8। दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फील करो, ऐसा कार्डबोर्ड लेकर के फील करो। मैं लेक्चर को और लेंदी नहीं बनाना चाहता हूं, अभी मुझे यहाँ पे कैरिकुलर एक्टिविटीज नहीं करने हैं, इसे कट कुट करके। हालांकि वो प्रैक्टिकल वे होता है टीचिंग का। ठीक है, क्यूब को थोड़ा ऐसे देखो, इस तरीके से करके, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यही दोनों पॉइंट थे ना, these 2 पॉइंट। अब इसमें प्लेन जो है आप गुजारो, एक ऐसा प्लेन गुजारो, इस पे स्केच कर लो, नहीं होता है तो ये दिख रहा है ना, तो इस पे से आपको ऐसे कट करना है। देखो कुछ ऐसा है, इस तरीके से डालो कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाए। ये लाइन दिख रहा है ना, ठीक है। और उसके बाद इक्यू पोटेंशियल पॉइंट को हमने ला करके जोड़ देना है। मैं एक एक स्टेप बताया हूं, कैसे जुड़ रहा है उसका एक एक स्टेप मैंने बताया। ऐसे कट करना है, ऐसे। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं। हालांकि मैं इस तरीके की टीचिंग में ही ज्यादा विश्वास करता हूं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे ऑफ टीचिंग है। आप यूट्यूबर हैं हमारे वॉल्टर लेविन, ये सब कुछ इस तरीके से पढ़ाते हैं और मैं क्लास में कोशिश करता हूं कि कुछ इसी तरीके से, क्योंकि जब तक आपको फीलिंग नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ यू कैन क्रैक इट इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अब ट्राई करके देखो, 2 और 7 के बीच निकालना है, वही वाला काम करो। 7 से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, 2 से बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। चलो तो बच्चे देखो, अब यहां तक आप पहले कॉपी कर लो। कर लिया? ये दोनों किस में है? पैरेलल नहीं है, हटा दूं? कॉपी कर लिया ना, तो ये कितना हो जाएगा? R बाई ये दोनों पैरेलल कितना हो जाएगा? और आपने एक एक स्टेप कॉपी पे करके इसे सॉल्व करना है। फिर ये कितना हो जाएगा? फिर से ये कितना हो जाएगा बताओ? ये कितना हो जाएगा? R/2। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब तुम सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें तुम मिरर सिमेट्री लगा करके सॉल्व कर लो, चाहे वीटस्टोन एंड ब्रिज तो नहीं लगेगा। चलो मिरर सिमेट्री लगा करके सॉल्व कर सकते हो जाएगा। वीटस्टोन एंड ब्रिज से भी हो जाएगा, ये उससे भी हो जाएगा, वीटस्टोन एंड ब्रिज से भी हो जाएगा। आप मिरर सिमेट्री लगा करके करो तो बच्चे, इस तरफ का ये हो गया बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री। ध्यान से सुनते रहना। LOS मैंने यहां एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, दैट स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके अलोंग ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रहा है। इसका मतलब जितना करंट इस ब्रांच में होगा उतना ही करंट इस ब्रांच में भी फ्लो करेगा। जितना करंट इस ब्रांच में होगा उतना ही करंट इसमें भी होगा। जितना करंट इस ब्रांच में होगा उतना ही करंट इस ब्रांच में भी होगा। कहने का मतलब बीच में कोई भी करंट नहीं आया बच्चे, नहीं आया ना? यानी यहां इसमें कोई भी करंट नहीं आया, नो करंट। इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं आया।
नहीं आया? यहां तक पॉज करके लिख लो। लिख लिया? अब जब इसमें कोई करंट नहीं आया तो इसको यहां रखने का कोई मकसद नहीं रहा मेरा। लिख लिया ना? ओके, तो इसको मैं यहां से इरेज ही कर देता हूं, ये पॉइंट ही चला गया। अब ध्यान से देखो, ये तीनों हमारा 1 2 3 4 ये सारे कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं? सीरीज में। R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R, और ऊपर में ये R कितना हो जाएगा? ये 3R हो जाएगा। इस सब को मिटाओ। ये 3R, ठीक, और ये R/2 और ये R/2 ये दोनों भी सीरीज में होंगे। करंट वाला मेथड लगा रहा हूं मैं, सिंपल जो पहला मेथड मैंने समझाया था, करंट वाला मेथड, कि किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले नेटवर्क में किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, उस दोनों पॉइंट के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर लो, बैटरी से करंट निकालो, करंट सर्कुलेट करवाओ, चेक करो दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस जिनसे करंट सेम जा रहे हैं वो सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिनसे डिफरेंट करंट जा रहे हैं वो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये R/2 और ये R/2 ये कितना हो जाएगा हमारा? ये R हो जाएगा, है ना? लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर और नॉट। चलो बच्चे, क्लियर है? तो ये 3R और ये R ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे? करंट यहां आकर के डिवाइड करेगा ना, I1 और I2 करंट वाला ही मेथड है। फिर यहां वापस करंट मिल करके यहां से सपोज I करंट इंटर किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, वापस यहां I निकल गई, ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो 1/R अक्रॉस 2 and 7 सॉल्व करो तो इसको 1/3R प्लस 1/R कितना होगा इसका एलसीएम बता? 3R, हाँ 1 + 3 4/3R। क्या लिख सकते हैं यहां से? R अक्रॉस 2 7 इज इक्वल टू 3R/4। ये है हमारा। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर और नॉट। चलो बच्चे, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर है। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? दिख रहा है। ये जो मैंने बनाया है दिस इज, ये ब्लू वाला, ये है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? ये ब्लू वाला जो पोर्शन है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? ठीक है, इसे हम मिरर सिमेट्री वाले मेथड से भी कर सकते हैं। यानी अभी तक मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया? किसी भी क्यूब के डायगोनली अपोजिट पॉइंट के क्रॉस निकालना है 5R/6, किसी भी एज के दोनों एंड पॉइंट के क्रॉस निकालना है क्यूब में, तो कितना आ जाएगा? 7R/12। और अभी मैंने सिखाया है तुम्हें कि किसी भी फेस के डायगोनली अपोजिट पॉइंट के क्रॉस निकालना है, तो कितना आएगा? 3R/4। और मैंने कई मेथड से बताया। मेरा बताने का इंटेंशन यही है बच्चे, जो मेरे क्लास में बच्चे आते हैं, जिन्होंने मुझसे क्लासेस ली हैं, उन्हें पता है कि मैं एक कॉन्सेप्ट को कई मेथड से बताता हूं। उसका रीजन ये है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे से क्लियर हो जाए और तुम उससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन के आसानी से तुम क्रैक कर जाओ। मतलब कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड छूटे ही नहीं, हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए, ठीक है? तो क्योंकि देखो, इट इज नॉट इजी, पॉसिबल तो है लेकिन इजी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से कर जाओ कि उससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आप जो भी पढ़ो उसे दिल से पढ़ो, ताकि कंपटीशन में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसके ऊपर अभी बताने वाला नहीं हूं कि क्या होता। मैं तो आपको हर एक चीज डीप में बताऊंगा, आप उसमें कितना % ग्रैब करते हो। ये जरूरी नहीं है कि अगर सपोज कि अभी तो तुम्हारे कितने हो गए, 75 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, 25 ईच। तो कुल मिला करके आपके हो गए
300 मार्क्स का पेपर आता है, तो ये जरूरी नहीं कि आप 300 में 300 स्कोर कर रहे हो, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 120 भी होता है, ठीक है, 150 के अराउंड भी होता है। अच्छे कॉलेजेस NIT वगैरह मिलने के लिए 99 परसेंटाइल की जरूरत होती है। परसेंटाइल क्या है ये सब मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी का केमिस्ट्री या कोडिंग है, फिजिक्स उसका एवरेज है और मैथ्स भी उसका अच्छा है, ही कैन क्रैक। तो आप जो पढ़ो वो दिल से पढ़ो, उसे समझने का कोशिश करो। अब मैं एक और मेथड आपको बता ही दूंगा करने के, इसके मिरर सिमेट्री भी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग मिरर सिमेट्री। दिस इज योर जॉब टू सॉल्व इट, क्योंकि सब कुछ मैं ही कर जाऊंगा तो आपके लिए फिर क्या छूटेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये सारे मेथड, ये सारे जितने भी टेक्निक्स हैं, दीज आर ओनली फॉर यू। ये सिर्फ आप ही के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट के लिए है। आप इन्हें यूज करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड ट्रस्ट मी, आप कोई भी बुक उठाओ, अनुराग मिश्रा की बुक उठाओ, अरिहंत की बुक उठाओ, सिंगेज उठाओ, जो भी, अगर ऐसे क्वेश्चंस वहां मिलते हैं तो आसानी से आप सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। थैंक यू।